बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त जो मईशत की बहाली के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं, इन इक़दाम के साथ एक ऐसी कमेटी भी तश्कील दी जाए जो इस चीज़ का जायज़ा ले कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर इस मकाम या इस नहज पर कैसे पहुंचा है, ताकि उसका सदेबाब किया जा सके। आखिर वो क्या वजूहात थी कि डॉलर पाकिस्तान में नापैद हो गया था, और अगर था तो वो दिन ब दिन इतना ऊंचा हो रहा था कि इस मुल्क के अवाम का जीना बहुत मुहाल हो गया था। और अगर बिजली चोरी हो रही थी तो उसके असबाब क्या थे, और क्यों चोरी की रोकथाम नहीं की गई, और के इलेक्ट्रिक जैसे इदारे को क्यों मतलब इस तरह कोड़ियों के मोल किसी को दे दिया, जिन्होंने सिर्फ कराची में तारें बेचकर अरबों रुपए कमा लिए। तो आखिर इन तमाम मामलात के पीछे की वजूहात क्या हैं, आज हम जरा इस पर बात करेंगे कि आखिर क्यों नहीं ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटी बनाकर इन तमाम उमूर का बेदर्दी से और सख्ती से जायजा लिया जाता। नाज़रीन, अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आए तो आपसे एक इल्तमास है कि मेहरबानी करके हमारे व्लॉग्स को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त मईशत की बहाली के हवाले से सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां मनी चेंजर्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, तो दूसरी तरफ जो चीनी के जखीरा अंदोजी है उसके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जा रहा है। तो तीसरी तरफ बिजली चोरी के खिलाफ भी सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं, और फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इस हवाले से सख्त मुज़ाहमत का सामना है। नाज़रीन, कहा जा रहा है बाज़ाब्ता तौर पर कि महाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूं कि वापडा का चेयरमैन कौन था? ये पिछले जो एक दो चेयरमैन गुजरे हैं वो कौन थे? कोई बता सकता है मुझे? अगर तो वो रिटायर्ड फौजी थे तो फिर ये जो बिजली चोरी के मामलात होते रहे, और फिर ये जो जितने भी आपके डिस्कोस थे उनको जिस तरह उनके साथ मुआहदे किए गए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम उसकी रिस्पांसिबिलिटी किस पर आयद करें? रिटायर्ड फौजियों ने बिजली के निजाम को तहस नहस किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाकर इन लोगों को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए कि आप लोगों ने न सिर्फ के इलेक्ट्रिक, आप लोगों ने न सिर्फ अपना वापडा, आप लोगों ने न सिर्फ रेलवे, आप लोगों ने न सिर्फ पीआईए, आप लोगों ने न सिर्फ स्टील मिल, बल्कि वो बड़े इदारे जो पाकिस्तान को अरबों रुपए का मुनाफा दे सकते थे, उनको आपने ज़मींबोस क्यों कर दिया? आखिर असबाब का पता चलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर काम के पीछे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, पॉलिटिशियंस को मारो, पॉलिटिशियंस को पकड़ो, पॉलिटिशियंस को जेल में डालो, पॉलिटिशियंस को जलावतन करो। कभी अपने गिरेबान में भी झांको कि आपने क्या किया। 500 अरब रुपए की महाना बिजली की चोरी और खरबों रुपए के खरबों रुपए की जो अशराफिया को मराद दी जाती हैं, उसका क्या होगा? उसको कौन रोकेगा? उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे, और क्यों इक़दाम नहीं किए जाते? क्या वजह है इस चीज की? नाज़रीन, यहां पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, अगर मुझे वो पेज मिल जाता है तो मैं आपको बता देता हूं, मुख्तसरन बता देता हूं कि हमारे मुल्क में किस तरह का खेल खेला गया और किस तरह हमारे मुल्क की मईशत का जनाजा निकाला गया, और मईशत का जनाजा निकालने में सबसे आगे और पेश कौन थे। नाज़रीन, बहुत सारे हकायक हैं जिनसे पर्दा उठना जरूरी है। अगर जनरल आसिम मुनीर इतने ही सिंसियर हैं तो फिर उन तमाम किरदारों को बेनकाब करें, उनका एहतसाब करें। सिर्फ पॉलिटिशियंस चोर नहीं होते, पॉलिटिशियंस को चोरी पर आमादा करने वाले, चोरी का रास्ता दिखाने वाले कोई और होते हैं, और ये आपको भी पता है और मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो सबसे ज्यादा कोशिश की जा रही है वो ये है कि जो डॉलर की, चीनी की, गंदम की स्मगलिंग का मामला है उसको रोका जाए। इसके हवाले से बॉर्डर पर सख्त इक़दाम किए जाएं। अगर सख्त इक़दाम बॉर्डर पर किए जाएं तो फिर पहले जो थे उन्होंने क्या किया था, ये सोचने की बात है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं
کہ پھر آپ سے پہلے والوں نے کیا کیا تھا، اور اگر یہ اس جرم کا ارتکاب ان سے ہوا ہے، اس جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے، تو پھر ان کا احتساب کون کرے گا؟ اگر آپ کے ادارے کے اندر اتنا بہترین اکاؤنٹیبلٹی سسٹم موجود ہے تو پھر وہ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ایکٹیو کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ایکٹیو ہو کر ایسے کرداروں کو بے نقاب کیوں نہیں کرتا؟ ہمارا ملک نہ غریب ہے، ہمارا ملک نہ کوئی لاچار ہے، ہمارا ملک نہ کوئی اتنا گیا گزرا ہے کہ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے جائیں۔ لیکن کہنے کی بات صرف اتنی سی ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا، جو کچھ ہوا، اس میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور آج بھی آرمی اسٹیبلشمنٹ اربوں روپے کی مراعات حاصل کر کے اور اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اور اب جنرل عاصم باجوہ جیسے لوگ اور جنرل قمر جاوید باجوہ جیسے لوگ، کتنوں کے نام لوں میں، کتنوں کے نام لوں کہ کنہوں نے کیا کیا؟ جس طرح میں نے کہا نا کہ جنرل عاصم باجوہ نے کچھ نہیں کیا، صرف کچھ اربوں کی کرپشن کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا کیا؟ صرف کچھ اربوں کی کرپشن کی۔ جنرل اختر عبد الرحمان نے کیا کیا؟ صرف کچھ اربوں کی کرپشن کی۔ اسلم بیگ نے کیا کیا؟ صرف کچھ نہیں، تھوڑی سی کرپشن کی۔ اور کیا کیا ہوگا؟ جنرل اشفاق کیانی نے کیا کیا؟ جنرل راحیل شریف نے کیا کیا؟ جنرل مشرف نے کیا کیا؟ جنرل ضیاء نے کیا کیا؟ جنرل یحییٰ نے کیا جنرل ایوب نے کیا کیا؟ بس پاکستان کو توڑنے کی بنیاد ڈالی نا۔ اور انہوں نے، غریبوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ انہوں نے کوئی اتنا بڑا گناہ تو نہیں کیا تھا کہ جس کی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ نہیں بابا، سویلینز کو سزا ملنی چاہیے، قانون صرف سویلینز کے لیے ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ سویلینز کو مارو۔ بہرحال میں آتا ہوں اپنے پوائنٹ پر، تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بارڈر کے حوالے سے ایک منظم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ بارڈر سیکیورٹی فورس کے حوالے سے ایک باضابطہ طور پر پالیسی بنے۔ بارڈر سیکیورٹی جو ہے مطلب اس سے پہلے انہوں نے کیوں آنکھیں بند کر کے رکھیں، جبکہ ایران سے تیل اور پاکستان سے ڈالر، گندم، چینی بے دریغ جو ہے وہ ایران اور افغانستان اسمگل ہو رہی تھی، اور ان لا انفورسمنٹ سیکیورٹی ایجنسیز کے ناک کے نیچے، کسٹم حکام کے ناک کے نیچے، لیکن یہاں ان کے ماہانہ اربوں روپے کے بھتے فکس تھے۔ کوئی ہے جو ہم ان سے پوچھے کہ کتنے لاکھ ٹن چینی یہاں سے گندم ہوئی، اسمگل ہوئی، کتنے لاکھ ٹن گندم یہاں سے اسمگل ہوئی، کتنے ارب ڈالر یہاں سے اسمگل ہوئے، کتنی چینی، کتنی گندم، کتنے ڈالر اور کیا کیا پاکستان سے ایران اور افغانستان اسمگل ہوا، اور کتنا کچھ وہاں سے اسمگل ہو کر یہاں پہنچا۔ ناظرین، میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا چلوں کہ یہ صرف تیل کا معاملہ نہیں ہے کہ ایران سے تیل اسمگل ہوتا ہے۔ ایران سے جو گاڑیاں آتی ہیں ان میں باقاعدہ ایک تہہ خانے بنے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا کسی دن ہو سکے تو لیاری کا وزٹ کر لیں، وہاں ایک دو مارکیٹیں ہیں جن میں سے ایک جھٹپٹ مارکیٹ ہے اور ایک اور مارکیٹ ہے، وہاں کا ذرا وزٹ کر لیں۔ آپ کو صابن، شیمپو، آپ کو چائے کے کپ سے لے کر، چمچ سے لے کر، ڈنر سیٹ سے لے کر، ٹی سیٹ سے لے کر، مطلب وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ کو پاکستانی ملے گی۔ وہاں سب ایران کا اسمگل شدہ سامان فروخت ہو رہا ہے، لیکن یہاں سب کی آنکھیں بند ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ پا رہا۔ اس لیے کچھ نہیں کہہ رہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے وہاں سے مفادات وابستہ ہیں۔ جو اسمگل ہو کے چیزیں آتی ہیں، جن جن چیک پوسٹوں سے گزرتی ہیں، ان چیک پوسٹوں پر ان کے بھتے فکس ہوتے ہیں، ہر ٹرپ پر بھتا فکس ہوتا ہے۔ تو پھر جب آپ اتنی اسمگلنگ کے بعد اور بھتے لینے کے بعد، اور جنرل عاصم باجوہ جیسے لوگ کوئٹہ میں تعینات ہونے کے بعد کھربوں روپے کی، اربوں روپے کی کرپشن کر کے اور ملک سے نکل جاتے ہیں، تو مطلب کیا کہہ سکتے ہیں؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صرف 12 سے 13 ارب روپے کی کرپشن کر کے کھسک گیا، ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ جنرل فیض کا محل جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، بحریہ کے ملک ریاض نے کس طرح بنایا، کیوں بنایا؟
मलिक रियाज ने क्यों जनरल फैज को एक महल बना के दिया रहने के लिए, और उसमें आलीशान किस्म की ईंटें, आलीशान किस्म का मार्बल, मुख्तलिफ ममालिक का और मुख्तलिफ ममालिक की चीजें वहां पे आवेजा की गई। क्यों? क्या जनरल बाजवा और मलिक रियाज कोई एक दूसरे के समधी थे? क्या थे? अल कादिर ट्रस्ट केस सिर्फ इसलिए डिले हो रहा है कि मलिक रियाज इसलिए कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की उसको सपोर्ट हासिल है, उसको पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है। तो बुरे सियासतदान है, बहुत बुरे हैं सियासतदान, यही स्मगलिंग करवाते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो फिर एयरपोर्ट पे आपकी जो फोर्सेस खड़ी हैं वो क्या करती हैं? क्यों नहीं उनको रोकती? क्यों नहीं जो है वो रोका जाता? क्यों मोनिस इलाही इतने अरब रुपए उठाकर एक प्राइवेट जहाज के जरिए लेकर गया? प्राइवेट जहाज किसका था? किसी ने पूछा? जाके उससे पकड़ा कि तुमने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तुम्हारा जहाज इस्तेमाल हुआ, हम उसको अपनी तहवील में ले रहे हैं। लेकिन नहीं पूछा गया, नहीं पूछा जाता। तो मसला ये है कि हम जब अरबों रुपए, खरबों रुपए हम अशराफिया पर खर्च करेंगे, अरबों रुपए हम जजेस को उनके घर दिलवाने के लिए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के जजों पर, जो टोटल ईमानदार जज हैं, जिन्होंने इंसाफ के साथ कत्ल ही नहीं बल्कि पहले रेप करते हैं, फिर इंसाफ का कत्ल करते हैं और इंसाफ की देवी चीखती रह जाती है। और सुप्रीम कोर्ट को क्या है, जनरल अपना चीफ जस्टिस बंदयाल के जाने में बाकी 8 दिन है। 8 दिनों में जो वो इस मुल्क की रेड लगाकर जाएगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अभी तो उसके हाथ में बहुत सारे पत्ते हैं, अभी तो उसने खेलना भी शुरू नहीं किया है। तो बहरहाल अब इस वक्त एक निगरान हुकूमत तो एक रबर स्टैंप है, इस वक्त पूरे मुल्क का सिस्टम आपके पास है। अगर आप इस सिस्टम को बेहतर करके चला सकते हैं तो फिर इलेक्शन तो हमें वैसे भी होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जब तक आपके टारगेट्स अचीव नहीं होंगे तब तक इस मुल्क में इंतखाबात भी नहीं होंगे। अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि आपके टारगेट्स जल्दी अचीव हो जाएं और अल्लाह करे कि मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सके। लेकिन जितना कर्ज हम पर मौजूद है और जितना कर्ज हमको आइंदा साल वापस करना है, उसको अगर हम देखते हैं तो फिर भी हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान का एक पांव डिफॉल्ट के किनारे पर है और दूसरा पांव थोड़ा सा पीछे है। तो अब इसको बचाने के लिए कौन आगे आता है, किस तरह आता है, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।